वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एथिक्स के कुछ और एमसीक्यूज़ को। इसके पहले वाले वीडियो में सीएसआर से रिलेटेड आपका और बिजनेस एथिक्स और कॉरपोरेट गवर्नेंस टोटल 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अभी इसमें और 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है ट्रिपल बॉटम लाइन कंसिस्ट ऑफ। ट्रिपल बॉटम लाइन इसको हम लोग बोलते हैं TBL। उसके साथ साथ एक और नाम है इसका 3P रूल या फिर प्रिंसिपल, इस तरीके से है। तो आप याद कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म है पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। इसमें 3 चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। पीपल यानी कि आपके सराउंडिंग जो लोग रहते हैं, आपकी सोसाइटी। प्लैनेट यानी कि आपका इन्वायरमेंट, अर्थ। और तीसरा है एक कंपनी के प्रॉफिट। TBL सिद्धांत में क्या होता है, ये देखा जाता है कि कंपनी की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके लोगों पर, आपके पर्यावरण पर और आपके प्रॉफिट पर। ये आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, डाजा डेवलप्ड विच मॉडल। JRP डाजा ने एक थ्योरी डेवलप की थी जिसको हम लोग कहते हैं एनालिटिकल मॉडल, विश्लेषणात्मक मॉडल। नेक्स्ट है CSR 2.0 मॉडल वॉज डेवलप्ड बाई। 2.0 CSR का जैसे पहला मॉडल था, उसके बाद उसका जो न्यू वर्जन लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो था वेजर के द्वारा। ये सब याद करने वाले टर्म्स हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगरी अंडर फिक्की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड। फिक्की के CSR अवार्ड में कौन कौन सी श्रेणियाँ दी गई हैं, तो इसमें ये तीनों चीज़ें नहीं इंक्लूड हैं। विमेन एम्पावरमेंट है, ऑप्शन नंबर A सही है। फिक्की का फुल फॉर्म भी पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट है आपका व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट शैल बी स्पेंट ऑन CSR एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम जो 2013 की धारा 135 ने मैंडेटरी कर दिया है, आवश्यक रूप से लागू है कि अगर कोई कंपनी 3 क्राइटेरिया को पार करती है तो उसको अपने एवरेज प्रॉफिट का, नेट एवरेज प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज अपनी सोसाइटी के लिए खर्च करना पड़ता है, तो वो है 2%। अब ये 2% कैसे कैलकुलेट होता है थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 2022 में क्राइटेरिया पूरा हो गया, वो क्राइटेरिया अभी आगे के क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर दूंगी क्या क्या है। तो अगर क्राइटेरिया पार हो गया है तो कंपनी क्या करेगी, 2021, 2020 और 2019 की इन तीनों साल का प्रॉफिट ऐड करेगी, उसका एवरेज निकालेगी। 3 साल का प्रॉफिट मान लीजिए 2020 का 5 करोड़ था, 2021 का है 6 करोड़ और इसका है 7 करोड़। इन तीनों को ऐड करके 3 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 6, 5, 11, 7, 18 यानी कि 6 करोड़ आ गया। ये एवरेज प्रॉफिट है। अब इस एवरेज प्रॉफिट का कितना रुपया सोसाइटी के ऊपर खर्च करना है, 2%। तो ये है धारा 135 के अनुसार आपका। नेक्स्ट है Which of these activities are listed in Schedule 7 of Companies Act 2013? इनमें से कौन से गतिविधियां कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 में लिखी हुई है, तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो है आपका एक्सट्रीम हंगर और पॉवर्टी को कम करना, यानी कि भूखमरी को और उसके साथ साथ गरीबी को कम करना। सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं लेकिन किसी अदर नेम से। यहाँ पर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। जैसे सूची 7 क्या है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी CSR का 2% हमको स्पेंड करना था, वो नहीं कर पाती है तो एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। अगर स्पेशल अकाउंट के पैसे उसको अगले 3 साल के अंदर ख़त्म करने होते हैं सोसाइटी के ऊपर खर्च करके, और वो Schedule 7 में ट्रांसफ़र करती है उस अमाउंट को जो रुपया खर्च नहीं हो पाया है, तो कंपनी अधिनियम में Schedule 7 पॉवर्टी से और उसके बाद हंगर से, इन सब से रिलेटेड है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है NGO स्टैंड फॉर। NGO का फुल फॉर्म क्या है, तो आई थिंक ये आंसर आपको पता होगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड CSR स्टैंडर्ड। यानी कि कई सारे CSR के मानक दिए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक नहीं बताया गया है CSR का मानक, तो आपको पता होगा
एगमार्क किसी और वस्तु से संबंधित है, बाकी ये आपका 14,000, 8,000 और 1,000 ये सब रिलेटेड है CSR से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर लेड इन UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट। ग्लोबल कॉम्पैक्ट जो बनाया गया है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, उसमें कितने सिद्धांत दिए गए हैं? तो टोटल 10 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं और इसके 4 कैटेगरीज हैं। नेक्स्ट है, विच अवार्ड इज एन इनिशिएटिव फॉर NGO बॉक्स। NGO बॉक्स के लिए ने एक, जैसे NGO बॉक्स क्या है, अवार्ड देते हैं, तो उन्होंने कौन से अवार्ड को इनिशिएट किया हुआ है? तो वो है CSR इम्पैक्ट, यानी कि CSR का क्या प्रभाव पड़ता है। अवार्ड का नाम इंग्लिश में ही रहता है तो मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया है। नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ एथिकल इशूज अराइजिंग आउट ऑफ केस एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज इज नॉन एज, यानी कि एथिक्स का, जैसे एथिक्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, तो अगर कोई भी एथिकल या फिर अनएथिकल काम, नैतिक या अनैतिक कार्य जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंक्लूड हैं, तो उसको हम लोग किसके अंडर रखेंगे? मार्केटिंग के अंडर, HR के अंडर, IT के अंडर या सेल्स के अंदर। तो IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो ये किस में आएगा? IT, ऑप्शन नंबर C। मार्केटिंग वाला किस में आएगा? जो भी आपका मार्केटिंग, प्रमोशन हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया आपका, फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में आएंगी। HR से संबंधित में क्या आएगा कि आप जब कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ को रखते हैं तो उनसे संबंधित कोई भी एथिकल इशूज़ आते हैं तो वो HRM हो जाएगा। जैसे मान लीजिए उनका प्रमोशन करना था, आपने प्रमोशन नहीं किया, ट्रेनिंग उनकी प्रॉपर नहीं हुई है, तो ये जो एथिकल वर्क आएंगे वो HR के अंदर आएगा। और सेल्स एथिक्स मतलब आप वस्तुओं को जब बेचते हैं, ये आपका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केटिंग के अंदर आता है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड IT में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the below term places emphasis on the meeting of needs of present and future generation। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने पर जोर देता है? तो आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास, ये कहता है कि आप अपनी आवश्यकता को पूरा करिए, लेकिन उसके साथ साथ संसाधनों को इस प्रकार से व्यवस्थित करिए कि आपकी आने वाली जनरेशन यानी कि भविष्य की पीढ़ियां भी सुरक्षित रहें। इसीलिए बोला जाता है कि आप जब रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, लाइट का कम प्रयोग किया जाए, वेस्टेज ना किया जाए, वाटर का वेस्ट मत करिए, आप पॉल्यूशन मत करिए, अपने प्लेनेट को बचा करके रखिए। तो ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हैं। और जो SDGs हैं यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो टोटल 17 हैं और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाया जाता है। और किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी देश के लिए जितनी भी कंपनीज हैं उनको बोला गया है कि आप जितने भी 17 SDGs हैं उनको 2030 तक के पूरा करना है, अचीव करना वो सारे गोल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन आइडियाज, वर्ड और वर्क दैट प्रिटेंडिंग एज इफ दे आर टोर ऑन, योर होगा यहाँ पे, टोर नहीं होगा, योर ऑन इज नॉन एज, यानी कि किसी और व्यक्ति का लिखा हुआ आइडिया है, वर्ड है, आप उसको ले लेते हैं, चुरा लेते हैं, उसका नकल करते हैं और उसके बाद ये दिखाते हैं कि वो आपका खुद का है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेगमेरिज्म यानी कि साहित्यिक चोरी। नेक्स्ट आपका है, गांधीयन प्रिंसिपल कंसर्निंग विद वेल्थ एंड वेल्थ क्रिएशन वाज बेस्ड ऑन, धन और धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत किस पर आधारित है? तो गांधी जी कहते हैं कि अगर आपको सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है तो जरूरी नहीं कि समाज में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही रहे, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही रहे। आप जितने भी कैपिटलिस्ट हैं उनको कहिए कि अपना पैसा कहाँ पे रखें? ट्रस्ट के पास रखें। इसीलिए ये जो प्रिंसिपल है उसको ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल के अंदर रखा गया जाता है, न्यायसीय सिद्धांत के अंतर्गत। जो गांधी जी का प्रिंसिपल था वो न्यायसीय सिद्धांत पर आधारित था। वो कहते हैं कि अगर आपका पैसा है तो उसको ट्रस्ट के पास जमा करिए, ट्रस्ट अपने सोसाइटी के लिए वो काम कर लेगी। आप उस पैसे को अपने मत समझिए, मतलब उसके ओनर खुद मत बनिए। नेक्स्ट है आपका, नेटवर्थ ऑफ कंपनीज CSR अंडरटेकिंग CSR एज पर कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी क्राइटेरिया की बात करी थी कि कोई भी कंपनी CSR कब क्रिएट करेगी, तो 3 उसके रूल हैं। तीनों में से अगर कोई भी कंपनी किसी भी लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो उसको अपने एवरेज प्रॉफिट का 2% क्रिएट करना होता है।
तो अब ये 2% कब लेंगे हम लोग? जब किसी भी कंपनी का 1000 से ऊपर का टर्नओवर हो जाता है, 1000 या उससे अधिक कुल विक्रय। दूसरा है 500 या 500 से अधिक का नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब होता है कुल संपत्तियों में से जो बाहरी उत्तरदायित्व हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं, उनको माइनस कर दीजिए। और 5 करोड़ या उससे अधिक का नेट प्रॉफिट हो जाता है। ये तीनों और में हैं, यानी कि तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया पार हो जाता है तो एक कंपनी को अपने पिछले 3 साल के प्रॉफिट का 2% उसका एवरेज निकाल के 2% अपनी सोसाइटी पर खर्च करना होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि नेट वर्थ कितना रहेगा, तो नेट वर्थ 5 करोड़। अगर यहीं पर नेट प्रॉफिट के बारे में पूछा रहता तो वो 5 करोड़ रहता और 1000 रहेगा किसके लिए? कुल विक्रय के लिए, नेट टर्नओवर के लिए। नेक्स्ट है आपका विच लेजिस्लेशन इन इंडिया mandates the compulsory undertaking of CSR activities prescribed by companies। ये तो आपको आंसर आ रहा होगा कि CSR को कौन से अधिनियम ने अनिवार्य कर दिया है किसी भी कंपनी के लिए, तो ये है कंपनीज एक्ट 2013। और एक चीज़ और है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इंडिया पहला देश बना था 1 अप्रैल 2014 को जिसने CSR को मैंडेटरी कर दिया है। जैसे अगर आप देखें तो मेरा पैसा है, मुझे समाज के ऊपर खर्च करना है कि नहीं करना है, मेरी मर्जी होनी चाहिए। लेकिन इंडिया एक ऐसा देश बना जो 2014 में एक रूल लेकर के आता है धारा 135 के अंतर्गत कि अगर आप 3 क्राइटेरिया में से कोई क्राइटेरिया पार कर ले जाते हैं तो आपको अपने समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इंडिया पहला देश बना था 2014 में और कंपनीज अधिनियम 2013 में ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस को इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है ISO 14000 स्टैंड्स डील विथ। जो स्टैंडर्ड आपका ISO 14000 है वो किससे डील करता है? तो ये डील करता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से, पर्यावरणीय प्रबंधन से। नेक्स्ट है डो जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेसेस। जो डो जॉन ने एक सस्टेनेबिलिटी यानी कि सतत विकास से संबंधित एक इंडेक्स दिया हुआ है, तो वो आपका किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका कंपनीज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल एंड सोशल क्राइटेरिया। कोई भी कंपनी आर्थिक, उसके साथ साथ पर्यावरण तथा साथ में अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करती है, तब सतत विकास होता है। और इन्होंने ये दिया था 1991 में। ये याद करने वाला टर्म है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है CSR इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। CSR किसी भी कंपनी के लाभ से सकारात्मक रूप से क्यों जुड़ा होता है? तो अगर सारा आप ऑप्शन पढ़ेंगे, पढ़ना होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ। इसमें क्या है कि जब कोई भी कंपनी अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करती है तो जो कस्टमर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि वो कंपनी के लिए पॉजिटिव प्रतिक्रिया देते हैं, वो उनके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आप अनएथिकल काम करेंगे तो लोग आपको ताने मारेंगे, वहीं पर अगर आप एथिकल काम करते हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं। वैसे ही इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट और उसके एथिकल काम पॉजिटिवली रिलेट करता है आपका कंज्यूमर। अगर वो सेटिस्फाइड है तो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा, नहीं सेटिस्फाई है तो नहीं खरीदेगा। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट विच एम्फेसाइजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बिकॉज ऑफ देयर इंट्रिंसिक राइटनेस। आई थिंक अगर आपने थ्योरी वाला वीडियो देखा होगा तो इसका भी आंसर आ रहा होगा। कौन सा ऐसा विषय है जो किसी भी कार्य के लिए, चाहे किसी भी कार्य को पालन करने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि उसमें अच्छाई, उस कार्य में अच्छाई है। तो ये क्या होता है? धर्मशास्त्र, डेंटोलॉजिकल थ्योरी। और वहीं पर जब हम लोग एंड की बात करें, यानी कि कार्य से हमको मतलब नहीं है, हमको अंतिम परिणाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वो किस पे फोकस करता है? टेलियोलॉजिकल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसी से रिलेटेड है। कौन सा ऐसा विषय है जो ये देखता है कि नैतिक परिणाम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, और उसी से रिलेटेड ये बताता है कि कार्य हमारे सही हैं कि नहीं सही हैं? तो अभी बताया ये किससे संबंधित है? आपका टेलियोलॉजिकल एथिक्स, परिणामवादी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उपयोगितावाद निम्नलिखित में से किस नैतिक सिद्धांत का उदाहरण है? इसका भी आंसर आपको आ रहा होगा, मैंने पढ़ाया था थ्योरी में, टेलियोलॉजिकल से संबंधित है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्स्ड एज पार्ट ऑफ लीगल सिस्टम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। यानी कि कोई भी ऐसा अधिकार या फिर कोई भी काम आप सही से इसलिए करते हैं क्योंकि वो लीगल सिस्टम का पार्ट है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लीगल राइट बोलेंगे।
या फिर लीगल एथिक्स अगर ऑप्शन में रहेगा तो लीगल एथिक्स पे हो जाएगा। नेक्स्ट है मोरालिटी मीन्स, नैतिकता का अर्थ क्या होता है? तो नैतिकता मीन्स आप लोग जानते होंगे क्या होता है। इधर ऑप्शन मैं सारे नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। जहाँ पर एक व्यक्ति क्या करता है, सही और गलत निर्णय लेता है, वहाँ पर वो पूरा अपना माइंड लगाता है कि कोई भी डिसीजन अगर मैं लेता हूँ तो वो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, व्हाट इज़ बिजनेस एथिक्स। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाली हूँ आपको क्योंकि ये सबसे बेसिक टर्म है। अगर आप बिजनेस एथिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं तो इसका आंसर आप क्या देंगे। एक बार आप ऑप्शंस को सारा अच्छे से देख लीजिएगा, 3 ऑप्शन और ये 4 ऑप्शन, चारों को अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन, वेरियस कस्टम्स ट्रेडिशन हैबिट्स डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी समय के साथ जो विकसित रीति रिवाज होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं एथिक्स, नैतिकता। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर मुझे मिलना चाहिए सबसे।